नमस्कार दोस्तों, एसबीआई सिक्योरिटी के वीकली पॉडकास्ट में आपका हार्दिक स्वागत है। इस पॉडकास्ट में हम आपको बताएंगे कि इस सप्ताह में क्या हुआ और आगे आने वाले सप्ताह के लिए क्या स्थिति बन रही है, कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जिन पे मार्केट का फोकस रहने वाला है। तो दोस्तों, पिछले 2 हफ्ते की जो सेल अप हमने देखी थी वो इस हफ्ते में थोड़ा सा ठहराव नज़र आया और निफ्टी जहाँ पे 0.1% ऊपर बंद हुआ, वहाँ पे सेंसेक्स 0.3% ऊपर बंद हुआ। अगर मैं मिड कैप और स्मॉल कैप की बात करूं तो जहां पे मिड कैप 0.8% नीचे बंद हुआ, वहीं पे बीएसई स्मॉल कैप 0.8% नीचे बंद हुआ। तो ब्रॉडर मार्केट में हमने एक मिक्स ट्रेंड देखा है। अगर मैं कुछ रीज़न्स की बात करूं कि क्या रीज़न थे जिसमें जो कि मार्केट इस तरह का हमने बिहेवियर देखा, तो जो दोस्तों जैसे आप जानते हैं ग्लोबल क्यूज थोड़ा सा जो है वो सबड्यूड रहा है। यूएस की जो बॉन्ड यील्ड है वो करीब 16 साल के उच्चतम स्तर पे है, 4.8% के आसपास। उसके अलावा जो डॉलर इंडेक्स है वो 107 के आसपास है। इसका मतलब ये हुआ कि यूएस की जो करेंसी है बाकी करेंसी के कंपैरिजन में जो है वो बढ़ रही है। उसके अलावा यूएस की जो एम्प्लॉयमेंट डेटा है वो अभी भी काफ़ी स्ट्रांग है। अगर मैं अगस्त डेटा की बात करूँ तो अगस्त महीने में करीब 96 लाख नए जॉब क्रिएट हुए थे, जबकि उम्मीद थी कि केवल 88 लाख जॉब भी क्रिएट होंगे। उसके अलावा क्रूड के दाम जो पिछले हफ्ते में लगभग $97 के आसपास पहुंच गया था, जो कि 1 साल का उसका उच्चतम स्तर है। तो ये सब रीज़न थे जिनके कारण मार्केट जो है वो थोड़ा सा जो है एक सबड्यूड ट्रेंड हमने देखा है पिछले कुछ दिनों में। हालांकि वो ट्रेंड थोड़ा सा इस वीक में रिवर्स हुआ और थोड़ा सा फ्लैट क्लोजिंग हुई है। तो मार्केट एक नैरो रेंज में जो है इस सप्ताह में मूवमेंट किया है। उसके अलावा एफआईआईएस की हम बात करें तो सेलिंग एफआईआईएस की लगभग मेंटेन है। जो उन्होंने सितंबर महीने में स्टार्ट किया था वो अक्टूबर महीने में भी कंटिन्यू है। जो डेटा हमने लिया है अपने रिपोर्ट में 5 अक्टूबर तक का, वहाँ पे एफआईआई ने करीब 9,875 करोड़ रुपए के आसपास की सेलिंग की हुई है, जबकि डीआईआईज ने करीब 3,652 करोड़ रुपए का एक बाइंग सपोर्ट प्रोवाइड किया है। अगला सप्ताह हमारे मार्केट के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। अगले सप्ताह से सेकंड क्वार्टर की अर्निंग सीजन भी शुरू हो जाएंगी। तो आपको मैं बता दूं कि टीसीएस का रिज़ल्ट 11 अक्टूबर को है। उसके बाद में एचसीएल टेक और इन्फोसिस का 12 अक्टूबर को है। तो आईटी सेक्टर जो है फोकस में रहने वाला है और मार्केट ये देखेगा कि रिज़ल्ट के बाद मैनेजमेंट की कमेंट्रीज क्या होती हैं, यूएस मार्केट में क्या चल रहा है, यूरोप में क्या चल रहा है, क्योंकि इन सब आईटी सेक्टर्स के अंदर मेजर जो उनका बिजनेस है वो इन्हीं कंट्री से आता है। तो वहाँ पे क्या प्रोजेक्ट नए आ रहे हैं, प्रोजेक्ट का मूवमेंट कैसा है, क्या कंपनी नए ऑर्डर दे रही हैं, तो ये सब पे जो मैनेजमेंट की जो कमेंट्री होगी उस पे जो है मार्केट का फोकस रहने वाला है। और अगर मैं बात करूं कुछ और डेटा की जो अगले हफ्ते में आने वाले हैं, इकोनॉमिक इवेंट की बात करूं तो भारत का सीपीआई यानी कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स डेटा और आईआईपी डेटा जो है 12 अक्टूबर को आएगा। उसके अलावा होलसेल प्राइस इंडेक्स का डेटा जो है 13 अक्टूबर को आएगा। इंडिया का ट्रेड डेटा जो है, जो इसमें एक्सपोर्ट इंपोर्ट डेटा आता है, ये करीब ये भी अगले हफ्ते 13 अक्टूबर को आने वाला है। तो ये सब कुछ मैक्रो डेटा हैं जिससे बाजार की फोकस रहने वाली है, लेकिन रिजल्ट सीजन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है जिससे बाजार का फोकस रहने वाला है। आइए हम बात करते हैं कौन कौन से वो इकोनॉमिक इवेंट हैं जिस पे बाज़ार ने इस वीक विटनेस किया। तो सबसे पहला है आरबीआई की पॉलिसी मीटिंग। तो जैसा हमने आपको पिछले सप्ताह बताया था कि आरबीआई के अगले हफ्ते एमपीसी की मीटिंग होने वाली है, जो 4 से 6 अक्टूबर के आसपास के बीच में था। तो 6 अक्टूबर को इसका रिजल्ट आया और आरबीआई ने अपने ब्याज दर में कोई बदलाव नहीं किया है और उनके रेपो रेट में कोई बदलाव ना होते हुए 6.5% के आसपास का उनका रेपो रेट है। तो उसी के अलावा उसी के संदर्भ में अगर मैं आगे कहूँ तो उनका एसडीएफ और जो उनका एमएसएफ है वो भी जो है वो सेम रहा है। तो हालांकि आरबीआई ने कोई अपने ब्याज दरों में बदलाव नहीं किया है, लेकिन वो इन्फ्लेशन को लेकर के, महंगाई को लेकर के कुछ ज़्यादा ही विजिलेंट हैं। और वो ये कह रहे हैं कि क्योंकि विश्व के बाज़ारों में अभी भी जियोपॉलिटिकल टेंशन चल ही रहा है, वॉर ख़त्म नहीं हुआ है, क्रूड के दाम अभी भी काफ़ी वोलाटाइल हैं, फूड के दाम भी वोलाटाइल हैं। क्रूड और फूड जो ऐसे इम्पॉर्टेंट एलिमेंट हैं जिस पे सभी देशों का कंट्रोल नहीं होता है, इसीलिए महंगाई हमेशा जो है एक जोखिम भरा होता है किसी भी देश के लिए। तो आरबीआई हालांकि ब्याज दर में कोई बदलाव नहीं किया है, लेकिन
आगे चल कर के महंगाई पे उनका फोकस जो है वो रहने वाला है। अगर मैं ग्रोथ और इन्फ्लेशन की बात करूं तो ग्रोथ भी उन्होंने कोई चेंज नहीं किया है। इनफैक्ट 2024 के लिए जो जीडीपी का ग्रोथ जो टारगेट है वो 6.5% उन्होंने मेंटेन रखा है और इन्फ्लेशन के लिए 5.4% का टारगेट रखा है। तो ये आरबीआई की पॉलिसी मीटिंग का एक अपडेट है। इसके ऊपर हमने एक पेज का नोट बनाया है जो हमारे वेबसाइट पे भी अवेलेबल है, आप जा कर के वहाँ पे उसे देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। उसके अलावा कुछ पीएमआई नंबर्स हैं, जैसे सर्विस पीएमआई नंबर है और मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई नंबर है, ये भी आया है इस सप्ताह में। तो अगर मैं भारत का जो सर्विस पीएमआई की बात करूं तो ये करीब 13 सालों में उच्चतम स्तर पे है, 61 के आसपास। तो पीएमआई का मतलब ये होता है दोस्तों, परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स, इसका मतलब ये होता है कि ये सर्वे बेस्ड रिपोर्ट होती है जिसपे ये गेस किया जाता है कि लोग अपने सेक्टर के बारे में क्या सोचते हैं, क्या ग्रोथ लग रहा है या नहीं लग रहा है। तो जब ये नंबर 50 के ऊपर होता है तो इसका मतलब ग्रोथ है, 50 के नीचे है तो वो मतलब ग्रोथ नहीं हो रहा है। तो 61 अपने आप में एक स्ट्रांग नंबर है सितंबर महीने का, इसका मतलब सर्विस सेक्टर में काफ़ी ग्रोथ देखने को मिल रहा है। उसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई, एक मैन्युफैक्चरिंग का भी सर्वे आता है हर महीने। तो सितंबर महीने में मैन्युफैक्चरिंग का पीएमआई 57.5 के आसपास है। 57.5 हालांकि ये 5 महीने के निचले स्तर पे है, लेकिन फिर भी अगर मैं देखूं तो 57.5 काफ़ी अच्छा नंबर है, 50 के ऊपर है, तो मतलब ग्रोथ वहाँ पर भी देखने को मिल रही है। आइए अब हम बात करेंगे दोस्तों कौन कौन से वो रिजल्ट्स के जो प्रोविजनल नंबर जो कंपनीज ने डिक्लेयर किए हैं और उस पर क्या टेकअवेज रहा है। तो एक छोटा सा हमने एक नोट बनाया हुआ है आप सभी के लिए, और यहाँ हम बताएंगे कि जो प्रोविजनल नंबर जो कंपनीज रिजल्ट के पहले डिक्लेयर करती हैं उसके वो नंबर कैसे हैं और आगे चल करके किस पे फोकस रहने वाला है। तो सबसे पहले बात करेंगे हम बैंकिंग और एनबीएफसी की। तो अगर मैं समरी बताऊं बैंकिंग और एनबीएफसी की, तो प्राइवेट सेक्टर बैंक और एनबीएफसी ने डबल डिजिट का क्रेडिट ग्रोथ जो है रिपोर्ट किया है, और ये नंबर जो है उनके जो गाइडेंस है उसके आसपास ही है। तो एडवांसेस अच्छे ग्रो हो रहे हैं, इसका मतलब मार्केट में क्रेडिट का डिमांड है। और डिपॉजिट में ग्रोथ इतना अच्छा नहीं है, इसका मतलब ये हुआ कि लोग अब अपना पैसा हायर इंटरेस्ट रेट के जो इंस्ट्रूमेंट है वहाँ पे पार्क कर रहे हैं, और डिपॉजिट में या डिपॉजिट को मोबिलाइज करने में हमने थोड़ा सा एक कंपटीशन भी देखा है पिछले कुछ महीनों में। तो आगे चल करके हमें लगता है कि जैसे जैसे डिपॉजिट का रेट थोड़ा सा ऊपर आएगा, क्योंकि अभी फुल्ली प्राइस नहीं हुआ है, तो थोड़ा निम और उनके स्प्रेड में हम बदलाव देखेंगे जिस पे बाजार की फोकस रहने वाली है। अगर मैं कंपनी स्पेसिफिक बात करूं तो हमने यहाँ पे 4 कंपनीज हमने कवर की हैं। तो बंधन बैंक, फेडरल बैंक, एचडीएफसी बैंक और उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, हम इन सब के नंबर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो बंधन बैंक की बात करूं तो इनके एडवांसेस में करीब 12.3% का ग्रोथ देखा है, जो बढ़ कर के 1.1 लाख करोड़ हुआ है। अगर मैं इनके डिपॉजिट की बात करूं तो 13.2% का ग्रोथ देखने को मिला है। तो ओवरऑल नंबर जो है ये ठीक है और पॉजिटिव है बंधन बैंक के लिए लॉन्ग टर्म में। और अगर मैं फेडरल बैंक की बात करूं तो फेडरल बैंक में भी अगर देखें तो उनके डिपॉजिट में करीब 23% का ग्रोथ देखने को मिला है, और जबकि उनके जो एडवांसेज हैं उसमें करीब 20% के आसपास का ग्रोथ देखने को मिला है। तो ओवरऑल नंबर पॉजिटिव है। इस स्टॉक पे हमारा रिकमेंडेशन भी है, तो हमारा व्यू जो है पॉजिटिव है कंपनी के ऊपर। अब बात करते हैं एचडीएफसी बैंक की। तो एचडीएफसी बैंक का जो एडवांसेस नंबर है वो करीब 57.7% ग्रोथ हुआ है इस क्वार्टर में। अगर हम सेम नंबर लास्ट ईयर से कंपेयर करेंगे तो 57% जो ग्रोथ आप देख रहे हैं ये कंपेरेबल नहीं है, क्योंकि ये मर्ज एंटिटी लेवल पे नंबर है, मतलब एचडीएफसी लिमिटेड के नंबर भी इसमें इंक्लूडेड हैं। अगर मैं एचडीएफसी लिमिटेड के नंबर को निकाल दूं और लाइक टू लाइक बेसिस पे कंपेयर करूं तो एडवांसेस में जो है करीब 7.6% वाई ग्रोथ हमने देखा है, जो कि बढ़कर के 23.3 लाख करोड़ के आसपास का है। तो ओवरऑल नंबर अगर मैं एचडीएफसी बैंक की बात करूं दोस्तों तो ये ब्रॉडली उनके गाइडेंस के मुताबिक ही है। बैंक ये कह रहा है कि हर साल वो 17 से 18% का जो है वो ग्रो करेंगे एडवांसेस में, हर 3 से 4 साल में वो अपने लोन बुक को जो है डबल करेंगे। तो ओवरऑल ये नंबर ठीक ठाक है। हालांकि मर्जर के बाद बैंक ने पहले ही कह दिया कि उनके निम और उनके जो स्प्रेड हैं या फिर एसेट क्वालिटी है, थोड़ा सा वहाँ पे इशू हो सकता है।
तो बाज़ार की इसके ऊपर नज़र रहने वाली है। रिज़ल्ट के बाद में हम इस पर ज़्यादा हम चर्चा कर पाएंगे आपसे। फिर वो जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक है, जहाँ पे हमने डिपॉजिट में करीब 43% का हमने ग्रोथ देखा है, जबकि उनके कासा में ग्रोथ करीब 27% के आसपास का है। तो एडवांसेस में अगर मैं बात करूँ 27% के आसपास का ग्रोथ देखने को मिला है। तो ओवरऑल नंबर काफ़ी अट्रैक्टिव है और ये कंपनी फंडामेंटली भी ठीक ठाक है, वैल्यूएशन अट्रैक्टिव है। तो ये था हमारा अपडेट ऑन बैंकिंग और एनबीएफसी के लिए। अब हम बात करेंगे रियल एस्टेट के लिए। तो रियल एस्टेट का जो सेगमेंट है दोस्तों, वो काफ़ी अच्छा रिपोर्ट हो रहा है, नंबर काफ़ी बढ़िया आ रहे हैं। जो प्रोविजनल नंबर अभी तक आए हैं सेल्स में, वो उनके गाइडेंस के मुताबिक ही हैं, जिसमें सेल्स और रियलाइजेशन दोनों में ग्रोथ देखने को मिला है। और जिस तरह का सेटअप है इस देश में इस वक्त, जैसे हम देख रहे हैं कि जीएसटी में अच्छा खासा ग्रोथ हो रहा है, यानी जीएसटी कलेक्शन बढ़ रहा है, कैपिटल एक्सपेंडिचर में काफ़ी ग्रोथ देखने को मिल रहा है, बैंक के क्रेडिट में हम ग्रोथ देख रहे हैं, यानी खासकर रिटेल साइड में और होम लोन पर्टिकुलरली। तो ये सब को अगर मैं देखूं, और इंटरेस्ट रेट भी काफ़ी सपोर्टिव रहा है दोस्तों। तो ये सब कई कारण हैं जिसके कारण रियल एस्टेट में हम जो है उनके सेल्स वॉल्यूम में हम ग्रोथ देख रहे हैं। तो यहाँ हमने 3 कंपनीज कवर की हैं। मैक्रोटेक डेवलपर जो लोढ़ा है, सेकंड है शोभा डेवलपर्स और तीसरा है प्रेस्टीज स्टेट। मैक्रोटेक की बात करें तो यहाँ पे उनके सेल्स में 12% का हमने YoY ग्रोथ देखा है, जो बढ़ करके 3,530 करोड़ रुपए के आसपास हो गया है। और ये नंबर काफ़ी बढ़िया है। फंडामेंटली हम इस कंपनी को पसंद भी करते हैं, तो मुझे लगता है कि ये कंपनी आगे चल कर के अच्छा परफॉर्म कर सकती है। शोभा की बात करें, शोभा लिमिटेड जो कि एक बेंगलोर बेस्ड रियल एस्टेट कंपनी है, और ये जनरली जो है अपना घर मिडल और लो इनकम ग्रुप के लिए बनाती है, अफोर्डेबल सेगमेंट के अंदर। तो यहाँ पे उनके सेल्स में करीब 48.1% का हमने उछाल देखा है, और उनका सेल्स नंबर बढ़ करके 1,724 करोड़ रुपए हो गया है। सो ओवरऑल नंबर काफ़ी बढ़िया है। कंपनी ने हिस्टोरिकली करीब 1.69 मिलियन स्क्वायर फीट का सेल्स किया है इस क्वार्टर में, जो कि 26% का ग्रोथ है अगर हम सेम नंबर कंपेयर करें लास्ट ईयर के लिए। तो ये नंबर बहुत बढ़िया है। लेकिन एक ही कंसर्न जो हमें लगता है दोस्तों, वो ये है कि थोड़ा सा प्रमोटर का प्लेज है। तो जनरली हम जब कंपनी हम फंडामेंटल देखते हैं तो फाइनेंशियल नंबर के साथ में उनके प्रमोटर कैसे है, उनकी क्वालिटी कैसी है, इस पर भी हमारा फोकस रहता है। तो जिस तरह से हमने ये देखा है कि उनके तो प्रमोटर ने थोड़ा सा प्लेज किया हुआ है शेयर्स, तो प्लेज करने की वजह से ही जो है थोड़ा सा हमें लगता है कि इस कंपनी को थोड़ा शॉर्ट मिड टर्म में अवॉइड करना चाहिए। फिर है प्रेस्टीज स्टेट, जहाँ पे कंपनी ने अपना नंबर डिक्लेयर किया है, और फर्स्ट हाफ 24 में करीब 69% के आसपास का ग्रोथ है, जो कि 11,007 करोड़ रुपए के आसपास का हो गया है। सो क्वार्टरली नंबर की बात करूं तो इस क्वार्टर में करीब 102% का उछाल देखा है उनके सेल्स के अंदर। तो नंबर काफ़ी बढ़िया है। ये भी एक बैंगलोर बेस्ड कंपनी है, बट इनका ऑपरेशन बाकी सिटी में भी बढ़ रहा है। तो ओवरऑल सेक्टर रियल एस्टेट के लिए बहुत बढ़िया है दोस्तों। तो हमें लगता है कि रियल एस्टेट कुछ कंपनी जो हमने बताई हैं, खासकर मैक्रो टेक डेवलपर और प्रेस्टीज, जो है अच्छा कर सकती हैं भविष्य में। अब बात करेंगे हम कंजम्पशन की। तो इसके अंदर हमने एफएमसीजी और कुछ ऐसी कंपनी जो रिटेल में है वो भी हमने यहाँ पे लिया हुआ, तो इसके बारे में हम बात करेंगे। तो यहाँ हमने 3 कंपनी कवर की हैं। पहला है मैरिको, दूसरा है गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट, और तीसरा है कल्याण ज्वेलर्स। तो दोस्तों अगर मैं एफएमसीजी की बात करूँ तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक लो सिंगल डिजिट वॉल्यूम ग्रोथ हो रहा है, और मैनेजमेंट ने पहले ही कहा है कि आगे चल कर के प्राइसिंग में उतना ग्रोथ नहीं होगा, लेकिन वॉल्यूम जो है करीब सिंगल डिजिट या उसके आसपास का जो है वो रहने वाला है। तो चलिए बात करते हैं मैरिको की। तो मैरिको ने जो नंबर रिपोर्ट किया है अपने क्वार्टर 2 FY24 के प्रोविजनल नंबर में, वहाँ पे एक सिंगल डिजिट वॉल्यूम ग्रोथ है। और कंपनी ये कह रही है कि जो उसके जो फ्लैगशिप ब्रांड है, जैसे उनका पैराशूट है जो कि कोकोनट ऑयल है, सफोला ब्रांड जो एडिबल ऑयल सेगमेंट में ही, सभी में सिंगल डिजिट ग्रोथ देखा है इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम में। हालांकि एक्सपोर्ट सेगमेंट थोड़ा सा बेहतर है। तो हालांकि वॉल्यूम नंबर सिंगल डिजिट का है, बट क्योंकि रॉ मटेरियल के प्राइसेस काफ़ी स्टेबल हैं, तो आगे चल करके हमें ऐसा लगता है कि मार्जिन में एक इम्प्रूवमेंट आ सकता है। तो ओवरऑल हमारा पॉजिटिव व्यू है मैरिको को लेकर के। फिर है गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट। तो इस कंपनी में भी हमने सिंगल डिजिट का एक ग्रोथ देखा है। उनके होम केयर और पर्सनल सेगमेंट में जो है ग्रोथ
मिड सिंगल डिजिट का है। तो जैसा मैरिको है, गोदरेज में भी लगभग वॉल्यूम हालांकि थोड़ा सा वीक है, लेकिन आगे चल के हमें ये लगता है कि क्योंकि रॉ मटेरियल प्राइसेस काफ़ी स्टेबल हैं तो इनके मार्जिन थोड़ा सा इंप्रूवमेंट आ सकता है। तो ओवरऑल ग्रोथ आउटलुक जो है गोदरेज कंज्यूमर के लिए भी जो है पॉजिटिव है। तीसरी कंपनी है कल्याण ज्वेलर्स। तो कल्याण ज्वेलर्स ने करीब 27% के आसपास का उन्होंने ग्रोथ दिया है उनके सेकेंड क्वार्टर 24 के सेल्स नंबर में। और कंपनी ये कह रही है कि आगे चल कर के वो साउथ इंडिया में करीब 6 नए स्टोर खोलेंगे, तो आगे चल कर के इनके सेल्स में इम्प्रूवमेंट आ सकता है। तो ये कंपनी भी हमें पसंद है। दोस्तों, ये कुछ कंजम्पशन कंपनीज थी जिनके पास हमारा फोकस आगे चल कर के रहने वाला है उनके रिजल्ट के मुताबिक। फिर है ऑटो इंडस्ट्री की बात करें तो ऑटो में हमने 3 कंपनीज कवर की हैं, टाटा मोटर, अशोक लेलैंड और टीवीएस मोटर। ये 3 कंपनी डिस्कस करेंगे। तो टाटा मोटर्स के जो उनका जो जेएलआर जो सेगमेंट है जहाँ पे बल्क ऑफ सेल्स आता है, क्योंकि ये प्रीमियम सेगमेंट है और इनका ऑपरेशन यूरोप, चाइना और बाकी देशों में है, तो इनके जो रिटेल सेल्स हैं जेएलआर में करीब 21% का उछाल देखा है और होलसेल वॉल्यूम में करीब 29% का उछाल देखा है। और अगर मैं ऑर्डर बुक की बात करूं तो इस वक्त टाटा मोटर के पास 1.7 लाख यूनिट का ऑर्डर बुक हाथ में है और आगे चलकर वो कह रहे हैं कि कंपनी करीब 300 मिलियन पाउंड का कैश फ्लो जो है वो सेकेंड क्वार्टर में जनरेट करेगी। तो ओवरऑल ये अपडेट जो है पॉजिटिव है टाटा मोटर्स के लिए। फिर बात करेंगे अशोक लेलैंड की। तो अशोक लेलैंड ने करीब 9% का वॉल्यूम ग्रोथ डिक्लेयर किया है सितंबर महीने में और ये वॉल्यूम नंबर ज़्यादातर जो है वो उनके बस सेगमेंट में आया है जहाँ पे हमने 79% का हमने एक जंप देखा है। तो ओवरऑल नंबर जो है वो बढ़िया है अशोक लेलैंड के लिए। फिर है टीवीएस मोटर। टीवीएस मोटर में करीब 7% के आसपास का हमने एक वॉल्यूम ग्रोथ देखा है और एक कंपनी ने कहा है कि उनका एक्सपोर्ट सेगमेंट जो है वो रिकवर हो रहा है। आगे चल के जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है जब वो लॉन्च करेंगे तो ये मुझे लगता है कि एक बढ़िया पॉजिटिव ग्रोथ जो है कंट्रीब्यूट कर सकता है टीवीएस मोटर के लिए। तो दोस्तों, ये अपडेट था ऑटो के लिए। अब बात करेंगे मेटल के लिए। तो मेटल में हमने 3 कंपनीज कवर की हैं। एक है एपीएल अपोलो ट्यूब्स, दूसरा है एनएमडीसी और तीसरा है कोल इंडिया। तो पहले बात करते हैं अब एपीएल अपोलो की। तो कंपनी ने यहाँ पे करीब 12% का ग्रोथ दिखाया है उनके सेल्स नंबर में, जो बढ़कर के 6.74 लाख मेट्रिक टन हो चुका है। कंपनी ने गाइडेंस दिया है कि 2024 में 28 लाख मेट्रिक टन का जो है वॉल्यूम वो अचीव करने वाले हैं। तो हमें लगता है कि जिस तरह के नंबर हमने क्वार्टर 1 में देखा है, कंपनी ईजिली अपना फुल ईयर गाइडेंस जो है वो अचीव करती हुई दिख रही है। तो ओवरऑल हमें लगता है कि ये नंबर बहुत पॉजिटिव हैं। उनका जो वैल्यू एडेड सेगमेंट है वो करीब 55% के आसपास का है एज ऑफ नाउ। किसी भी कंपनी में जब वैल्यू एडेड सेगमेंट का कॉम्पोजिशन बढ़ता है तो कंपनी के मार्जिन और प्रॉफिट दोनों में इंप्रूवमेंट आता है। तो ओवरऑल ये हेल्दी नंबर है और हमारा पॉजिटिव स्टैंड है एपीएल अपोलो ट्यूब के ऊपर। दूसरा है एनएमडीसी। तो यहाँ पे कंपनी ने कहा है कि सेकेंड क्वार्टर 24 में उनके वॉल्यूम में करीब 11.4% का ग्रोथ देखने को मिला है, जो कि बढ़कर के 9.7 मिलियन मेट्रिक टन के आसपास का है। और कंपनी ने करीब 300 रुपये पर मेट्रिक टन के आसपास का प्राइस हाइक भी किया है उनके आयरन ओर में। तो आगे चल कर के हमें लगता है कि कंपनी जो है शॉर्ट टू मीडियम टर्म में अच्छा परफॉर्म करेगी। फिर है कोल इंडिया, जो कि भारत की लार्जेस्ट कोल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है और कंपनी ने कहा है कि उनके जो वॉल्यूम नंबर में करीब 12.3% के आसपास का जो है ग्रोथ देखने को मिला है और ये नंबर पॉजिटिव है और आगे चल कर के हमें लगता है कि कंपनी बेहतर परफॉर्म कर सकती है। तो दोस्तों, ये थे कुछ प्रोविजनल नंबर जो हमने आपके सामने दिखाए हैं और आगे आने वाले जब रिजल्ट कंपनी डिक्लेयर करेंगी तो इस पर मार्केट का फोकस रहने वाला है। आगे आने वाले वीक में दोस्तों मार्केट जो है अभी भी जो हमें लगता है कि बाय ऑन डिप का है। अगर और डिटेल में पढ़ना है हमारे रिपोर्ट को तो आप हमारे वेबसाइट पे जा कर के हमारे रिपोर्ट को डाउनलोड करके आप डिटेल में पढ़ सकते हैं। वहाँ हमने इंडेक्स का लेवल भी दिया हुआ है, तो टेक्निकली भी आप चाहें तो अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं, जहाँ पे हमने लेवल्स मेंशन किए हुए हैं। उसके अलावा
अगर आपको ये जानना है कि इस सप्ताह में कौन से वीकली गेनर्स लूजर्स हैं, किस सेक्टर में परफॉर्मेंस देखने को मिला है, जैसा कि जो सेक्टोरल इंडाइसेस हैं उनमें क्या मूवमेंट रहा है इस वीक में, तो वो भी हमने डिटेल मेंशन किया हुआ हमारे रिपोर्ट के अंदर। उसके अलावा अगर आप जानना चाहते हैं कि कॉर्पोरेट एक्शन क्या क्या होने वाले हैं अगले सप्ताह में, यानी कौन कौन सी कंपनीज हैं जिनका डिविडेंड, बोनस, स्प्लिट वगैरह आने वाला है, तो ये सब डेटा हमारे रिपोर्ट में अवेलेबल है। आप हमारे वेबसाइट पे जा कर के उसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा वीकली पॉडकास्ट इस सप्ताह का, और हमें सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और हम आपको आने वाले सप्ताह के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं। थैंक यू। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.